जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर रेलवे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है। अगर बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसी किसके लिए है, पूरा देख लेंगे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत। तो वैसे खासतौर पर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। रेलवे के अंतर्गत पर आरपीएफ के अंतर्गत पर सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो 452 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है, पूरा देख लेंगे। उप निरीक्षक जिसको कहा जाता है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या है जो भी है आरपीएफ जिसको कहा जाता है, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में उप निरीक्षक कार्यकारी की भर्ती के लिए आवेदन आपका शुरू किया गया है 15 अप्रैल 2024 से, और आवेदन आपका जमा करने की जो लास्ट डेट है 14 मई 2024 इसका लास्ट डेट है। संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि जो है आपका यहाँ पे आपका करेक्शन जो इंक्लूड हो जाएगा 15 मई से लेकर क्या है 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अपडेट कब से हो चुका है, 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। 14 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके बाद में 15 मई से लेकर 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो केवल ऑनलाइन के बेस में आपका फॉर्म फिल होगा यहाँ पे उप निरीक्षक कार्यकारी जिसको क्या कहा जाता है सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। पे लेवल 7 है इसके अंतर्गत पे आवश्यकता नहीं है। और एज लिमिट की बात करेंगे तो 1/7/2024 को मतलब 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 और मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। और इसके अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्ट है, 452 पोस्ट है। ठीक है, आपने समझ लिया कब से कब आप फॉर्म फिल करना है। आपका एज लिमिट किस डेट ऑफ बर्थ के बेस में मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी होनी चाहिए, वो है यहाँ पर 452 पोस्टें यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे और क्या चीज़ें हैं, पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि लगभग 25-30 पेज का यहाँ पर पीडीएफ है और सामान्य इंस्ट्रक्शन इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो बेसिक सा चीज़ आपके लिए पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियुक्ति की आधारित होगा तो आपका जो भी है यहाँ पर एग्जाम बेस के अंतर्गत पर होगा, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर तो रेलवे बेस के अंतर्गत पर ही आपका टेस्ट होना है। और मेडिकल फिटनेस के मापन आपका सही होना चाहिए, मतलब निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 में अर्हता प्राप्त करनी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, भारतीय रेलवे मेडिकल नियमावली जो है चीज़ है उसके निर्धारित चिकित्सा जो श्रेणी उसमें B1 जो ग्रेड दिया जाता है उस बेस के अंतर्गत पे आपको अप्लाई करनी है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्या दिया है, www.indianrailways.gov.in www.indianrailways.gov.in। जब गूगल या क्रोम पर आप सर्च करेंगे तब आपका फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर वापस मैंने बात किया था, यहाँ पर उप निरीक्षक के लिए किसी चीज़ के लिए सामान्य मतलब एसआई बेस के अंतर्गत पे कुछ कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 25 साल है, जिसमें सामान्य निर्धारित आयु क्या है 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। और इन्हीं CEN के लिए निर्धारित आयु जो इसके अंतर्गत पे किसी कोई और बेस में 1/7/2024 मतलब 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 28 आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो एज है उसके अंतर्गत तो अब यहाँ पर आप इंक्लूड मत करना। ठीक है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी बेस कुछ वहाँ पर पोस्ट है तो उनमें बेस के अंतर्गत पे 20 से लेकर 25 और 20 से लेकर 28 एज लिमिट है। लेकिन जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको छूट मिलनी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर बेस के अंतर्गत पर 3 ईयर्स का, और भूतपूर्व सैनिक बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व EWS शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो जैसे यहाँ पर अनरिजर्व EWS के लिए 3 वर्ष का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वर्ष का, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 वर्ष का आपके यहाँ पे छूट मिलनी है। 4th नंबर का है विधवा है, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार के लिए यहाँ पर अगर उसकी कैटेगरी है अनरिजर्व और EWS है तो 2 साल की छूट दी जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लास में 5 ईयर्स है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो 7 वर्ष के एज लिमिट में छूट दी जानी है। 5 नंबर है भूतपूर्व सैनिकों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने गणना की तारीख को 3 साल से कम नियमित और निरंतर सेवा प्रदान नहीं की है, उसमें अनरिजर्व और EWS के लिए 5 साल का, अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमिलियर के लिए 8 वर्ष का, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट पे छूट दी जाएगी।
एज लिमिट की बात करेंगे यहाँ पर आयु वर्ग है, वर्ष की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 20 है और मैक्सिमम 28 यहाँ पर एज लिमिट हो जाता है। जन्म तिथि की ऊपरी सीमा इसके अंतर्गत पे अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1996 और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत पर 2/7/1993 से ऊपर होनी चाहिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 2/7/1991 से ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए सभी उम्मीदवारों के लिए 1/7/2004। मतलब अनरिजर्व अगर ईडब्ल्यूएस के अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 मतलब 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत अगर आप हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1991 से लेकर 1/7/2004 के बीच में मतलब 2 जुलाई 1991 से लेकर 1/7/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता है कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार अनुलग्न देखें। मतलब यहाँ के कहा गया, अभी बात करेंगे नीचे बात कही गई हो इनके द्वारा, जैसे यहाँ पर है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास में अंतिम तिथि को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से CNE में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वालों को आवेदन नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी क्वालिफिकेशन बेस यहाँ पर इंक्लूड है। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी सभी उम्मीदवारों के लिए जिसके अंतर्गत पे ये चीज़ आ रहे हैं तो यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस है। अगर कोई और 20 होगा तो यहाँ पर 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत पे 250 रुपये फॉर्म फीस है। और पहले चरण में कंप्यूटिंग आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क 250 रुपये आपका जो चीज़ है बैंक प्रभार काट कर शेष राशि वापस आपको कर दे जाएगी। और इसके अंतर्गत पर भी यही है, ऊपर जो दिया है 500 रुपये फॉर्म फीस है नॉर्मली बेस के अंतर्गत में, जिसमें आपका 100 रुपये बैंक जो भी है ड्राफ्ट काट कूट के जो भी चार्ज इंक्लूड करके 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। तब रिटर्न होगा जब आप प्री का एग्जाम देंगे। केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी होगी। वैसे फॉर्म फीस कितना है 100 रुपये और उसके बाद में कितना है 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा प्री का एग्जाम देने के बाद में, और दूसरे में 250 रुपये और जो भी इसमें बैंक चार्ज जो भी इंक्लूड होगा उसके बाद में ज़्यादा रिटर्न कर दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भूतपूर्व सैनिक महिलाएं अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। वापस मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद में देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा शुल्क की वापसी जो CBT बेस के अंतर्गत है। ऊर्ध्वाधर जो चीज़ें वर्टिकल ओरिजेंटल और वर्टिकल यहाँ पर जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासतौर पर वैसे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री है, अगर आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वैसे तो लिखा होगा इनके द्वारा कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए। और जो आपका डॉक्यूमेंट आपको जो चीज़ें करनी है ओरिजेंटल रिजर्वेशन क्षैतिज और वर्टिकल जिसको कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें जानने के लिए भर्ती की प्रक्रिया जो है आपका कंप्यूटर बेस आधारित परीक्षा टेस्ट होना है, सारी दक्षता परीक्षा PTO होगा और दस्तावेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में ही तब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए कंप्यूटर बेस में अगर आपका एग्जाम होना है तो आपका क्या होगा, परीक्षा का स्तर जो है स्नातक स्तर का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बात कर ली है। CBT का पैटर्न और पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो कुल अवधि 90 मिनट का होगा। कुल 120 प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों पर अंक नहीं दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं होगी। अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और उसके बाद में कई शिफ्टों में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। और उसके बाद में पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत, मतलब आप अनरिजर्व EWS और OBC NCL के लिए 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है और SC और ST के लिए 30% मार्क्स लेके आना जरूरी है। ये चीज़ ध्यान देखना। इसके अंतर्गत पर सामान्यीकरण किया जाएगा, न्यूट्रल बेस अपनाया जाएगा क्योंकि कई शिफ्टों में इसके एग्जाम होते हैं। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इसका जो चीज़ है क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट रूप से आपका CBT बेस के अंतर्गत पे स्नातक बेस का आपका क्वालिफिकेशन स्नातक आप होने चाहिए। 90 मिनट के अंतर्गत पे 120 क्वेश्चन होंगे जिसके अंतर्गत पे आपको क्या किया जाएगा, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा और 35 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, GS बेस से रिलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इंक्लूड हो गया 70 क्वेश्चन, 70 ऊपर हो गया और 50 यहाँ पर हो गया, 120 टोटल क्वेश्चन इंक्लूड हो जाती है। नहीं तो मैं सिलेबस अलग वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी यहाँ पर ये चीज़ होनी है। उप निरीक्षक कार्यकारी पुरुष के लिए जैसे अगर बात करेंगे तो SI के लिए 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है और 800 मीटर दौड़ है, लंबी कूद 12 फीट है और ऊंची कूद है 3 फीट 9 इंच। और उसके बाद में उप निरीक्षक के लिए कार्यकारी महिला के लिए यहाँ पर जो भी दौड़ का कुछ नहीं दिया गया है और यहाँ पर फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में पूरा करना है।
ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप कन्फ्यूजन मत होना कि यहाँ पर डैश क्यों किया है, तो इसका रीज़न ये है कि मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी और फीमेल के लिए 800 मीटर का होगा। मेल के लिए जो है 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना और फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर पूरी करनी है। और लंबी कूद जो है 9 फीट का होगा, जिसके अंतर्गत पर आपको क्या है ऊंची कूद 3 फीट का होगा। और उसके बाद में PMT के लिए मानदंड जो इसके अंतर्गत पर दिया गया है, हाइट की बात करेंगे तो UR अनरिजर्व और EWS और OBC के लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की आपकी बात करेंगे तो मेल के लिए जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होता है। अविस्तारित मतलब बिना फुलाए आपकी 80 होनी चाहिए, फुलाने के बाद में 5+ होता है 85। और उसके बाद में और SC और ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और उसके बाद में यहाँ पे फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाता है, चेस्ट की माप SC और ST के लिए बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81.2 सेंटीमीटर 5+ होना चाहिए। फीमेल का ये चीज़ भी इंक्लूड नहीं होता है। गढ़वालियों के लिए, गोरखालियों के लिए, गोरखाओं के लिए और मराठाओं, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के लिए यहाँ पर हाइट 163 सेंटीमीटर और उसके बाद में मेल के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट की माप की बात करेंगे तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए अविस्तारित के लिए 80 सेंटीमीटर और उसके बाद में फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, जो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। दस्तावेज सत्यापन DV यहाँ पर किया गया है। दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है ये चीज़ होना चाहिए क्या है, आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में स्नातक मैट्रिक प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निरव डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वसत्यापित रंगीन फोटोग्राफर की 2 प्रतियाँ, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामलों में वर्तमान नियोक्ताओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र और उसके बाद में अधिवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, केंद्र सरकार के रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र, ये चीज़ आपके यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपका जो चीज़ यहाँ पे बात किया गया है, चिकित्सा आपकी टेस्ट सही होनी चाहिए। प्रशिक्षण के लिए आवेदन कैसे करें, आपको कैसे अप्लाई करनी है मैंने बता दिया है। और उसके बाद में आवेदन का जो प्रारूप है तो आपकी जो फोटो है 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपका जो यहाँ पे है 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति या जनजाति के लिए एटसेट्रा जो भी चीज़ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है उसके अंतर्गत पे, तो उसमें 500 KB तक आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, स्कैन करके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और जैसे कि यहाँ पर जोन दिया गया है, जोनों के अंतर्गत पे अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और मुंबई के अंतर्गत पे जो भी आपका जोन है, इसके अंतर्गत पर जिस जोन के अंतर्गत पर भी आप इंक्लूड हैं तो आप इसके अंतर्गत पर ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर और कोलकाता और मालदा, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, जो भी आपके जोन है, इस जिस जोन के अंतर्गत पर भी आप रहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका नियरेस्ट जो है आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं एटसेट्रा, वो आगे वाले समय में मैं बात करूँगा। और यहाँ पर लगभग 36 से शायद एवरेज ऐसे PDF दिया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम देख रहे हैं जो चीज़ आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चीज़ देख लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। वैसे तो सॉलिड रूप से मैंने बात कर ली है। आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप क्या होने चाहिए, स्नातक आप होने चाहिए। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटी है, मतलब SI के लिए अनारक्षित बेस के लिए 157 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 57 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 28, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 104 पोस्ट है, EWS के लिए 38, कुल 384 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे अनारक्षित बेस के अंतर्गत पे एटसेट्रा यहाँ पर कैटेगरी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फीमेल के लिए 28 है, फिर उसके बाद में मेल के लिए इतनी है। टोटल बात करेंगे तो 384 और फीमेल के लिए 68 सीटें, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 28 सीट है। फिर उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीटें, EWS के लिए 7 सीटें और कुल कितनी है 68 पोस्टें हैं। और भूतपूर्व सैनिक कुल रिक्तियों की संख्या 10% की बात करेंगे तो 45% भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्वेट हो जाता है। तो टोटल उसके बाद में लगभग 452 जो पोस्ट हैं तो टोटल इसके साथ में रिलेट हो गई है। सारी कैटेगरी वाइज भी हमने वैकेंसी यहाँ पे बात कर लिया कि इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा जो चीज़ें संशोधन अधिनियम एक्ट की बात कही कि कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए इसके अंतर्गत पे हमने क्या बात किया, RPF के अंतर्गत पे, ठीक है, रेलवे बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको कहा जाता है RPF। सबसे पहले इस चीज़ भी आपका कन्फ्यूजन कभी मत होना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया था 14 अप्रैल को, वैसे 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन ही वेट जो चीज़ें हैं
15 अप्रैल से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन बेसिक सी बात करेंगे तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या चीज़ आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, शॉर्ट रूप से सारे की पॉइंटों को इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्टली आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।